Hello everyone, welcome to our new session with a new subject. Today we will discuss about the resolution of corporate disputes subject in your group 2. Okay, now what all we will be covered in this session. This session will be divided into two parts. We will have chapter number 1, 2, 3 and 9 to be discussed in session number 1 and the balance chapters in session number 2. Okay, now to have an overall view, we will deal with chapter wise study strategy. Then a very common question which bothers the students, case law इतने सारे हैं क्या करें, सब important है, सब पढ़ना है क्या? The answer is no. Then how you have to go through? I have a case law list prepared for you all with some markings. So थोड़ा strategize कर हम इसे पढ़ेंगे. Okay. Then how you have to crack the case studies in the examination. क्योंकि कैसा होता है ना, हम पढ़कर सब चले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूरा केस स्टडीज होता है, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो हम कैसे उसे कर सकते हैं. We will discuss about that factor. From where to study, that is the question. So obviously you will have your own notes, so from there itself you have to study. Okay, now moving on to chapter number 1 of how you have to start chapter 1, 2, 3 and 8. again देखो हमारे आरसीडी सब्जेक्ट में ना कुछ ना चैप्टर्स ऐसे हैं जो जिनका आपस में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है. आई कॉल इट एज इंडिविजुअल चैप्टर्स. देयर आर सम चैप्टर्स जो आपस में लिंक्ड है, सो आई कॉल इट एज लिंक्ड चैप्टर्स. ठीक है, रिमेंबर दिस टू टर्म्स. तो जो चैप्टर्स हम आज डिस्कस करेंगे ना वो इंडिविजुअल चैप्टर्स है. मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो सिर्फ इस स्पेसिफिक चैप्टर से आएगा. आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आएगा ओके ये शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का है, नहीं ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स है, ये ONM है, और क्लास एक्शन सूट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, टुडे वी आर इंटरेस्टेड ओनली दिस पार्ट. How are linked chapters, कैसे पूछते एग्जाम में, we will discuss in the next session. Now coming to chapter number 1. पहले चैप्टर को मॉड्यूल से हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ा जाता है. बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर की चैप्टर कैसे बनाया गया है, ताकि जब हम पढ़ेंगे ना तो एक लिंकिंग कर हम पढ़ पाएंगे एंटायर चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने चैप्टर के अंदर क्या दिया है कि एक्सप्लेन क्या है, व्हाट इज शेयर होल्डर डेमोक्रेसी. देन दे रियलाइज्ड कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसीज में एक तो अपना इट्स फॉर द शेयर होल्डर्स. ओके, एंड सेकेंड होता है अपना कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है. सो देन दे सेड कि अभी कंपनी में दो पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमको शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स को डिवाइड करना जरूरी है. Therefore, they are telling you some powers of the shareholders and power of board of directors. अगर हम चैप्टर में चेक करें तो देखते हैं. See, the initial part सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं what is shareholder democracy. Then second, they said that the powers जो है हमने डिवाइड करके रखे हैं दोनों के बीच में दो सेगमेंट्स में. एक तो रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एंड सेकेंड रहेगा शेयर होल्डर्स का. देन दे आर एक्सप्लेनिंग यू कि अब शेयर होल्डर्स के लिए हमने पावर्स दिए तो क्या राइट्स है, उनकी क्या पावर्स है, तो उन्होंने उसके लिए एक लिस्ट दे दी आपको. Second, board of directors के they haven't given you any list, they have only given you a simple line. Under section 179, a general power has been conferred on BOD. Now, students ignore this part. इन्होंने सिर्फ एक लाइन दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है हमें भी सिर्फ एक लाइन पढ़ना है, आपको सेक्शन 179 अपने आप से प्रिपेयर करना है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन हमने कल ही देखा था ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में एक लिस्ट दी थी 179 की. So you can do it from there. Okay. Next, अब कैसा है, कंपनी में शेयर होल्डर्स को भी पावर दे दी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर दे दी. बट ऐसा होने लगा कि शेयर होल्डर्स वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी कुछ रीजन से.
सबसे पहले डाइवर्सिफाइड है, दे आर सेपरेटेड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, अलग अलग जगह है, ठीक है. दे आर नॉट एबल टू मीट ड्यू टू सम रीजन, दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग पावर्स. और इस रीजन से ऐसा लगा कि शेयर होल्डर्स के लिए कुछ करना चाहिए, जो माइनॉरिटी है, जो निग्लेक्ट हो रही है, उनके लिए कुछ और करना चाहिए. इसीलिए उन्होंने शेयर होल्डर एक्टिविज्म करके एक कॉन्सेप्ट लाया. लेट्स चेक ऑन द मॉड्यूल. ठीक है, उन्होंने सारी पावर्स दे दी यहाँ पर. देन दे सेड, despite the powerful weapons handed over to the shareholder and the companies act, still the shareholders have not been able to use them and most of the provisions remain dead. Why this is happening? It says that the shareholder democracy is dependent upon the voting power of the shareholder, the availability of the members attending the meetings, and further, it says that most of the shareholders do not have enough time to spare from their busy schedules. At times, they are not educated enough and experienced enough to be conversant. और इस रीजन से हमें शेयर होल्डर डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट तो अचीव करना है, उनको उनकी पावर्स देनी है, वो एक्सरसाइज कर सके. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया शेयर होल्डर एक्टिविज्म का, जिससे वो एटलीस्ट अपने राइट्स यूज कर सके. तो उन्होंने उसमें बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हमने ला दिया, आप कहीं पर मत जाओ, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, आप घर पर बैठे बैठे आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो ऑनलाइन. फिर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रूल लेकर आया फॉर शेयर होल्डर्स. सेबी के अंदर रेगुलेशंस लेकर आए, और इस तरीके से वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स फॉर यू. देन हमने बहुत सारी पावर्स दे दी लॉ के अंदर शेयर होल्डर को, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखो, the shareholders are the owners of the company exercise their ownership rights, though the powers are given to all, however it is exercised by only some of the shareholders. उन्हें रूल ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी लेकर आया इसके लिए, जिसे हम फेमस तरीके से द रूल फॉस्स एंड हार्बोटल का हम बोलते हैं ऐसे प्रिंसिपल. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये पिक्चर में आया. देन उन्होंने कैसा हुआ ना, शेयर होल्डर्स को एक पावर मिल गई कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को. तो अब उन्होंने क्या करने लगा, माइनॉरिटी ने अपने पावर को मिस यूज करने लगा. हर छोटी चीज के लिए वो बोलते थे कि नहीं, रूल ऑफ मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी आएगा यहाँ पर, हम माइनॉरिटी है, हमें सप्रेस किया जा रहा है. फॉर एवरी स्मॉल थिंग दे यूज टू डू दिस. तो फिर इसीलिए उन्होंने इस रूल के लिए कुछ एक्सेप्शन लाने चालू किए, ठीक है. एंड फर्दर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ फॉस्स वर्सेस हार्बोटल, मतलब आप हर बार ये नहीं बोल सकते हम माइनॉरिटी है. कभी कभी कंपनी के अंदर ऐसा भी होता है कि नहीं, जो हो रहा है वो एक्चुअली सही, इट इज नॉट मिसमैनेजमेंट. सी, द रूल ऑफ फॉस्स वर्सेस हार्बोटल इज नॉट एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है. And in this way, the entire chapter is divided. Further, you will find some advantages also, some justifications of that rule. So, इस तरीके से चैप्टर को उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स कम डाउन टू द पॉइंट, हाउ टू स्टडी द चैप्टर. ठीक है, देखो, ये चैप्टर नंबर 1 हार्डली 15 पेजेस का है, ठीक है. द एग्जामिनर has tried to frame questions from each and every part of the chapter. तो अब हम कैसे पढ़े, मतलब सब कुछ आकर चला गया है. तो what would be our approach? पहला, जो आपको ये देखना है कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है. यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ. सेकेंड, आपको ये देखते चलना है कि पास्ट में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं तो कहाँ से पूछे हैं, किस तरह से, व्हाट इज देयर फॉर्मेट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. देखो, ओके, सबसे पहला इन्होंने आपको क्या करना है, शेयर डेमोक्रेसी का मीनिंग एकदम थॉरली करना है, ठीक है. इट इज द रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एक्सेट्रा. देन सेकेंड, उन्होंने ये बताया है कि उनके पावर्स दिए गए हैं, राइट्स है. सो
they have given you a list of rights, common pointers यहाँ पर learn करो, right to receive information, give approval, appoint, remove directors, etc. सेकेंड, उन्होंने ऊपर क्या बोला है कि डायरेक्टर्स की भी पावर्स है, शेयर होल्डर्स की तो हमने देखी है ना, तो डायरेक्टर्स के लिए पावर्स आपको कहाँ से करना है मैंने बताया। अब ये देखो, दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन December 21। हमारा गोल क्या है ये देखना कि अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किस पैटर्न में पूछ रहे हैं। ओके, उन्होंने क्या किया, इन इंस्टीट्यूट का एक ट्रिक है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मिंगल करने का, इन बिटवीन द लाइंस ऐसे टैग लाइंस निकालते हैं एंड उसे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक लाइन डाल दी थी, December 21 का क्वेश्चन है ये इधर का, द shareholder democracy can play important role in submitting the BOD, raising the company performance, ensuring that the community at large takes a great interest in the industrial progress, explain in brief, comment, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें आंसर क्या लिखे, ये तो समझ आ गया शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के बारे में है, then what to write, and then we end up writing anything। अगर हमने इस चैप्टर को थॉरली रीड किया होता तो हमें पता होता कि ये कहाँ दिया है, इसका क्या मीनिंग है, राइट। देखो December 21 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। See, a 4-mark question। In between the lines they are framing, okay। तो इसका आंसर क्या है, कुछ नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका आंसर कुछ नहीं है, आपका जो ऊपर बताना है आपको कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है, बीओडी की पावर्स है, बीओडी को ये पावर्स दी गई है, शेयर होल्डर को ये पावर्स दी गई है, इस तरह से एक कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होता है, क्योंकि जब बीओडी अपने पावर्स को अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, शेयर होल्डर्स इक्वालिटी रहेगी, तो कंपनी ऑटोमेटिकली रेज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा उसका, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका कंक्लूजन क्या है, हमारा एनालिसिस फ्रॉम दिस इज, आपको ऐसे टैगलाइंस जो है दिख रहा है कि नहीं इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं करना है और लाइन बाय लाइन रीड करना है आपको चैप्टर। ओके, अगेन ये एग्जाम क्वेश्चन है, write any 5 rights given to shareholders under Companies Act 2013। तो अगेन डोंट इग्नोर, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है 179 का, क्योंकि ना द इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। वो आपको एक तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, दूसरा आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा आपको जो केस लॉज दिए हैं उन्होंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, चौथा वो आपको मॉड्यूल के उस चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इस तरह से फ्रेम करेगी स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा, बट माइंड इट वो इन बिटवीन द लाइन से ही पिकअप किया गया है, जैसे कि हमने अभी देखा, ये कहीं बाहर से नहीं आया था, ये इधर से था, बट ये ट्रिक करने के लिए। तो इसलिए हमारा टेक क्या होना चाहिए, हमें हर एक लाइन को अच्छी से पढ़ना है। देन ये देखो, the Companies Act has tried to demarcate the area of control of directors as well as the shareholders। तो उन्होंने बताया कि दोनों की पावर्स अलग है, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्टर्स की पावर्स 179 में दी हुई है, ओके, और शेयर होल्डर्स की यहाँ दी है। इसमें आपको एनी 12 पॉइंट्स लर्न करना है, इट कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। वन मोर थिंग, ये जो ग्रीन लाइनर्स दिए हुए हैं ना, दिस इज कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ओके। देन this can be a question in the exam कि directors of the company have certain obligations toward the shareholders, write any two। तो ये है, so what I have done for you all, जो एक तो एग्जाम में आकर गया उसकी ग्रीन मार्किंग कर दी, what can be the best possible questions to be framed वो मार्किंग कर दी। आपका काम है जब आप पढ़ोगे तो एक खुद के लिए भी मार्किंग करोगे, जो आपको लगता है कि नहीं ये कवर नहीं किया है, ये भी आ सकता है, ओके। नाउ यहाँ पर तो फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। दूसरा कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्यों लाना पड़ा, क्या नीड थी, ये उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। अगेन दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन, माइंडेड, इतने से पार्ट से हम जनरली क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, द कंसेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर डेमोक्रेसी हैज बीन एनरिच्ड इन द कंपनीज एक्ट
बट इट इज नॉट रिफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज। वो बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को लेकर कंपनीज एक्ट में इतनी प्रोविजंस बनाई गई, लेकिन फिर भी कंपनी के बीओडी कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिखती नहीं है। इसका क्या रीजन है? तो ये जो हमने ऊपर पॉइंटर्स पढ़े ना, इसका आंसर ये रीजन इसके कारण नहीं हो रहा है। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यहाँ पर दिया उन्होंने, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको समझ आ रहा है? देखो, अब a separate question can be asked कि what are the factors, the following factors have played a pivotal role in fostering shareholder activism in India. तो यहाँ पर आ सकता है what are the factors, okay? या फिर a separate question can be asked on each of the topic, a 3-mark question, electronic voting, the related party transaction. Now यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं है 188, ये गवर्नेंस का रिपीटेड है, जो गवर्नेंस चैप्टर नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और विजिल मैकेनिज्म के साथ दिया है, वहां पर ये कवर हो जाएगा। और इन सम ऑफ द अदर चैप्टर्स यू कैन क्रॉस चेक इट। देन दिस इज इम्पोर्टेंट, ऐसे छोटे छोटे टेबल्स हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? नाउ हमने ये तो देख लिया कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म तक। अब आता है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड फ्रॉम इन बिटवीन द लाइंस। आंसर वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है, और वो भी कहीं बाहर से नहीं बना रहे, इन बिटवीन द लाइंस। आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग, ओके? देखो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन था ये कि अ कार्डिनल रूल इज देयर or a cardinal rule of the company law that a majority of members of the company are entitled to exercise the power of the company and generally to control the affairs of the company, comment. Dusra, it is only the majority of the members who can control the BOD of the directors, comment. Third, the basic principle relating to administration of the company affairs is that the will of the majority prevail over the minority and the majority is supreme, comment. इन सब में वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी प्रिवेल करता है, माइनॉरिटी सप्रेस होता है। सबका मीनिंग एक है, ओके? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कुछ नहीं, यहाँ पर जो नीचे कंटेंट दिया है, रूल ऑफ मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, यही इसका आंसर है। नाउ यहाँ पर 3 केसेस दिए हैं, ओके? आपको केस का नाम याद नहीं रहेगा एग्जाम में, चलेगा, लेकिन आपको उसका फैक्ट्स याद होना जरूरी है। जैसे हमें सेक्शंस याद नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं? एज पर द रेलेवेंट सेक्शन, ठीक है? वैसे ही अगर केस लॉ याद नहीं रहा तो आप लिख सकते हो एज पर द रेलेवेंट केस लॉ, ओके? बट गलत केस लॉ कोट करने से आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। अच्छा, क्या इससे मार्क्स कटेंगे? ऑब्वियसली। देखो, अगर कोई क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन योर आंसर विद डिसाइडेड केस लॉ, आपको आंसर पता है पर केस लॉ का नाम नहीं पता, तो ठीक है ना, आपके 1 मार्क जाएंगे, बट आपका आंसर राइट होगा, सो यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। फैक्ट सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? नाउ ये आपको केसेस जो है इसका जो इन वो सब पता होना चाहिए आपको, ओके? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्ट्स पता होने चाहिए। हर एक केस एक सेपरेट 3 मार्क क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, तो ये 3 केसेस इग्नोर मत करना। एंड अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि इंडिया में फॉस वर्सेस हार्पोर्टल का रूल का क्या सिचुएशन है, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, वही रूल को एक्सप्लेन किया है। देखो, दिसंबर 22 में ना एक क्वेश्चन आया है, the articles are protective shield for the majority of the shareholders who compose the BOD for carrying out their object at the cost of minority of the shareholders, December 22. See, December 22 paper, a 4 mark question is asked. ये रीड करके समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर मैंने चैप्टर को थोरली पढ़ा होता इन बिटवीन द लाइंस तो मुझे पता होता कि क्या है। अब देखो, इसी पैराग्राफ में से 4-5 लाइंस है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आंसर रिमेन्स द सेम। पहला ये वाला पार्ट वो बोल देंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एडवांटेज पोजीशन में होते हैं टू रन द कंपनी अकॉर्डिंग टू कमांड, माइनॉरिटी सप्रेस हो जाता है, एक्सप्लेन। या फिर कोर्ट कभी भी इंटरवीन नहीं
करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द मैटर्स ऑफ इंटर एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट, या फिर ये वाला पार्ट कमेंट। तो आंसर रिमेन्स दिस ओनली, द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस डिफर्स। ओके, सो इस तरीके से कैसा है ना, अगर हम खुद के लिए क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे ना, तो इससे मैक्सिमम पॉसिबल क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ये पार्ट कवर हो जाएगा। देन इन एग्जाम अगर कुछ पूछा गया तो यू वोंट बी सरप्राइज्ड, ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही था खुद के लिए। ओके, सो फ्रेम सच क्वेश्चंस एंड मूव अहेड। ये दोनों केस लॉज इंपॉर्टेंट है, मत छोड़कर जाना। ठीक है, सी पूरे आरसीडी में बहुत सारे केसेस है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट इग्नोर देम, वो आते ही है एग्जाम में। सो दीज आर अमंग देम। अगेन ये वाला जो केस है, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड ये ना इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ वन ऑफ द एक्सेप्शंस है, जहां पर आपको समझना पड़ेगा, और इन दोनों को लेकर ना क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। ये वाला है वो, टू हैव, ये देखो डेनियल वर्सेस डेनियल, ये वाला केस, और ये पेल्विट्स वाला, पेवलेज वर्सेस जेंसन, ये दोनों ना कॉन्ट्रडिक्टरी केस है। ठीक है, एक एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, एक रूल के बारे में बात करता है। बस दोनों में फर्क एक ही है कि एक जगह नेग्लिजेंस नोनली होता है, एक जगह अननोइंगली होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशंस एडवांटेजेस दिए, दिस सी ग्रीन पार्ट, a separate question can be asked, एंड वही चीज रिपीट थी जो हमने पहले देखी अभी। अब हमने क्या देखा था, माइनॉरिटी को इतने पावर दे दी, इतने पावर दे दी कि उन्होंने मिस यूज करना यूज चालू किया, इसलिए उन्होंने एक्सेप्शंस लाए। अब देखो यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। उन्होंने क्या किया है ना, हर एक एक्सेप्शन को पहले इंट्रोडक्टरी लाइन में एक्सप्लेन किया है, फिर एक केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इंट्रोडक्टरी लाइन एंड देन अ केस लॉ, इन इंट्रोडक्टरी देन टू केसेस। सो लाइकवाइज उन्होंने सब किया है। अब एग्जाम में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से, या तो डायरेक्ट बोलेगा कि एक्सप्लेन एनी फोर एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ फर्स्ट वर्सेस हॉरबॉटन, ये हो गया पहला, और इंस्टीट्यूट इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो आता ही है इस चैप्टर के इस पार्ट से, माइंड यू। तो आपका इसमें टेक क्या होना चाहिए, हर एक केस को लेकर उन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये एग्जाम क्वेश्चन था, इसने एक केस स्टडी बनाकर दिया था, और क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन विद रेलेवेंट केस लॉ। तो वहां पर ये वाला जो लाइन दी ना येलो में, उन्होंने एज इट इज इसको केस स्टडी फॉर्म में दिया था। तो अगर मुझे ये केस स्टडी का फैक्ट पता होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू कोट द आंसर। Similarly, for the further questions, for your example, ये जो है डेनियल वर्सेस डेनियल, इसका एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आकर गया है, इन जून 19 एंड जून 20। देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। ओके, ओके, सी A is a minority shareholder who bought action for damages against the company and its directors, who have been negligent in selling a plant owed by the company of 25 lakhs, और वो बोल रहा है उसकी रियल वैल्यू 70 लाख है। एक्सप्लेन बेस्ड ऑन डिसाइडेड केस लॉ एंड वेदर द एक्शन बाय ए इज मेंटेनेबल इन द कोर्ट और नॉट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लगता है कहाँ से पूछा। देखो वही सेम चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि उन्होंने दे क्लेम्ड एलिज दैट कंपनी के ऊपर दस कंपनी सोल्ड द लैंड फॉर इतना, जबकि उनको पता था कि उसकी वैल्यू कुछ और है। ओके, अब आपको ये वाला केस वहां पर बताना था। सिमिलरली ये वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, पेल्विट्स वर्सेस जेंसन, दिस वन, that they are selling the mine owed by the company for 82,000 euros,
जबकि उसकी रियल वैल्यू जो है वो 10 लाख यूरोज है। ओके, सो वैल्यू उन्होंने क्या कर दी, रियल वैल्यू से कम में उन्होंने बेचा। ओके, 25 लाख में बेचा जबकि रियल वैल्यू 70 लाख है। सो आई एम सॉरी, ये वाला केस में यहाँ पर कोट करना है, रियल वैल्यू ज्यादा है और आप कम में सेल कर रहे हो, तो ये नेग्लिजेंस है। लेकिन क्या ये नेग्लिजेंस डेलिबरेटली था या अननोइंगली था? तो आपको यहाँ पर ये केस लॉ कोट करना था। इस केस के अंदर जो फैक्ट्स थे और कंक्लूजन था वो आपको पता होना चाहिए। आपका टेक अवे क्या है इससे, कि आपको केस लॉ का नाम याद नहीं रहा चलेगा, पर जानबूझ के ऐसा नहीं करना। अगर कुछ पता है आपको इम्पोर्टेंट है वो लर्न करो, आपको उस केस के फैक्ट्स और कंक्लूजन क्या हुआ था ये पता होना चाहिए। ओनली फॉर इम्पोर्टेंट केसेस आई एम सेइंग, नॉट फॉर ऑल, रीड ऑल द केसेस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ये जून 20 में भी पूछा है, देखते हैं। सी, सेम क्वेश्चन, shareholder bought an action, it is negligent in selling property owed by the companies for 75 crores और real value थी 100 crores, सेम। ठीक है, तो ये दो बार रिपीट हुआ है। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड द कंक्लूजन। मूविंग अहेड, चैप्टर फिनिश। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपको किस तरह से पढ़ना है ना? आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसीलिए ये देखो पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, खुद के लिए क्वेश्चंस फ्रेम करो। तीसरा, ये जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं ना यहाँ पर मॉड्यूल में, इनको देख लो। और चौथा, जो आपका सच ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल के एंड में वहां से कर लो। यू वुड बी डन, डस्टेड एंड सॉर्टेड फॉर द चैप्टर। I think I am very clear with this. Coming to chapter number 2, देखो ये चैप्टर कैसे डिवाइड किया गया है, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एंड देन चैप्टर को कैसे पढ़ना है इसकी स्ट्रेटेजी वी विल सी। चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम भी 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कोई भी चीज को अगर आप एक साथ पढ़ोगे बल्कि लगेगा। इफ यू स्टडी इट इन बिट्स एंड पार्ट्स यू वोंट रियलाइज, और फट से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला ना उन्होंने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। देन योर सेकेंड इज आपका सेक्शन 241 से 244, पूरा मीनिंग्स के साथ के प्रोविजंस की कब आप फाइल कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एक ऑल टुगेदर ना अलग ही पार्ट उन्होंने डिस्कस किया है, सेक्शन 56 टू 59, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, रेक्टिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर अगेन ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, सेक्शन 452 कहीं से तो उन्होंने लेकर आ गए। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहला इसको हटाओ। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दिया है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आकर गया है इससे, कि द टर्म ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इज यूज्ड साइमल्टेनियसली बट स्टिल देयर इज सम डिफरेंस इन दैट, एक्सप्लेन। ये उसका क्वेश्चन था एग्जाम का, और हमें छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, नहीं करना है। अब उन्होंने क्या किया कि ONM तो लेकर आ गए थे, बट पीपल यूज टू मिसयूज दिस कॉन्सेप्ट। उन्हें यही समझ नहीं आता था कि कहाँ पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है, एंड फॉर दैट रीजन बहुत सारे कोर्ट केसेस आए। तो उन्होंने क्या किया है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि कब कब ONM बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, दे हैव गिवन अस अ लिस्ट ऑफ सम केस लॉज, आउट 17 केसेस। ओके, अब हमें इसको कैसे पढ़ना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देखते हैं। सबसे पहला, आपको केस का नाम याद होना चाहिए यहाँ पर, कुछ केसेस का। दूसरा, आपको फैक्ट्स ऑफ द केस पता होना चाहिए, मतलब स्टोरी की केस में क्या हुआ था। तीसरा, आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए। ये तरीके से आप केस पढ़ेंगे। ओके,
एग्जाम में केस लॉ नाम याद नहीं आएगा, आया चलेगा, गलत कोट नहीं करना। अगर आपने फैक्ट्स लिख दिया, स्टोरी लिख दी और कंक्लूजन सही से लिख दिया, आपको 5 मार्क में से 4 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर, प्रोवाइडेड दीज 2 पॉइंटर्स आर करेक्टली रिटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे एक केस है, राजमुद्रा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव। इस केस का उन्होंने स्टोरी बताया कि कोर्ट को ये पता चला था द वाइस चेयरपर्सन ग्रॉसली मिसमैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हैड ड्रॉन कंसिडरेबल अमाउंट्स फॉर हिज पर्सनल पर्पस, दैट लार्ज अमाउंट्स वर ओइंग टू, जो गवर्नमेंट को जो देना था इलेक्ट्रिक सप्लाई के चार्जेस के लिए, वो उसने खुद के लिए यूज कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है, ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है ना, इसको लेकर वो एक केस स्टडी बना देंगे और फिर बोलेंगे आपको कि कमेंट करो कि कंपनी में ओएनएम का केस आया था। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस कि क्या ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, देखो इट इज अ वेरी क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ था इस केस के अंदर, है ना। तो ये समझो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में केस स्टडी के लिए, जो फैक्ट्स है उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में देते हैं और आपको बोलते हैं लिखो। अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे तो ही आप रिलेट कर पाओगे। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे यहाँ पर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इन्होंने सीधा बोल दिया कोर्ट ने कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है, कंपनी में प्रॉफिट्स है नहीं है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑपरेसिव कंडक्ट। अब केस का स्टडी कैसे आएगा एग्जाम में, दैट XYZ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स did not declare a dividend for the year 2021. However, the company had profits, past accounting profits, they still declare नहीं किया. So, as a company secretary, suggest कि क्या board of directors का decision सही था क्या ये O&M है या नहीं है। तो मुझे अगर ये पता था तो ही मैं पहले तो क्वेश्चन को समझ पाऊंगी। So, you need to know the facts. आंसर क्या रहेगा यहाँ पर मेरा, कि मुझे पता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कलेक्टिव डिसीजन है, डिक्लेयर नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी चीजें जो है वो इस केस जो है इसमें डिसाइड किया गया था, खत्म। ये मेरा आंसर रहेगा। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियरली कम्युनिकेटिंग कि किस तरह से केस लॉ को पढ़ना है आपको। नॉन मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स ऑफ रजिस्टर्स कैन नॉट अमाउंट टू एक्ट ऑफ ओएनएम। कहाँ पर ओएनएम है कहाँ नहीं है वो पता होना चाहिए। एंड एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड पर अपने नोट्स में जहां से आप पढ़ रहे हो लिख देना ONM क्रॉस, यहाँ पर लिख देना ONM क्रॉस। अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूंगी ONM यस, मतलब आई विल हाईलाइट दिस केस स्टडी का नाम, केस लॉ का नाम, हाईलाइट द फैक्ट जो हुआ था और ONM हुआ है या नहीं हुआ है ये। तो एग्जाम के एक दिन पहले इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज। ओके, इस तरह से ये जो है ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। यहां तक कि हो गया हमारा ONM का मीनिंग, कहाँ कहाँ ONM है या नहीं है, बेसिस ऑन बेस ऑफ सम केस लॉस। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि अगर आपको ONM का एप्लीकेशन देना है तो एप्लीकेशन कौन दे सकता है, उसके लिए सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 241 से 244 तक के दिया है। ओके, तो यू हैव टू स्टडी दीज सेक्शंस जैसे हम कंपनी लॉ पढ़ते थे, प्रोविजन बाय प्रोविजन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उसी तरह से जैसे कंपनी लॉ में आता था। आपको एक केस दिया जाएगा और आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन करने बोलेंगे, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, सेम, provisions, fact, conclusion. So the study approach should be provision by provision, आपको पढ़ना है ये वाला टॉपिक। अगेन ये वाला जो पार्ट है ना, एग्जाम्पल्स कभी इग्नोर मत करना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इन्हीं को क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऐसा आकर गया है। ओके, एक पॉइंट हाईलाइट करना है मुझे यहाँ पर
जो ICSI का फेवरेट है. As I said, ICSI is not interested in asking straightforward direct questions from this subject, especially in between the lines पूछेंगे, ऐसे एरियाज से पूछेंगे जो स्टूडेंट इग्नोर करके जाता है, जहां से क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक से, मीनिंग्स, डेफिनेशंस एक्सेट्रा, जो पता है स्टूडेंट ये छोड़कर जाएगा, क्योंकि RCD सब्जेक्ट है ना, बड़े बड़े चीजों पे फोकस करते हैं हम जनरली. तो वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं. दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आया था जैसे कि यहाँ पर पता है हमारी लिमिट्स दी हुई है कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कितने कितने लोग होने चाहिए. नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द पीपल इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन अंडर ONM. लेकिन इसका एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि द ट्रिब्यूनल में on the application made to it waive all or any of the requirements which is specified under clause A or clause B. मतलब ये जो दो clauses दिए ना, इसमें जो requirements दिए कि आपका not less than 100, 1/5, not less than 1/5 होना चाहिए, ये requirement को waive off कर सकती है वो, अगर उसे सही लगता है तो. अब एग्जाम में क्वेश्चन आकर गया है कि XYZ इतने लेस देन 100 थे, 95 लोग ही थे, उन्हें एप्लीकेशन देना था, लेकिन क्या उनका एप्लीकेशन एडमिट किया जा सकता है क्या. तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम जनरली क्या लिखते हैं, नो एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रोविजन है कि इतने इतने लोग होने चाहिए. बट इसका आंसर क्या था कि फर्स्ट लाइन में कि इतने इतने लोग होने चाहिए तो एडमिट हो सकता है, लेकिन सेकेंड आपको पॉइंट लिखना था कि अगर ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो हो सकता है. दिस वाज द आंसर. और ये बहुत बार आकर गया है एग्जाम में. यू कैन चेक द पास्ट पेपर्स ऑल्सो. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है इस पर प्लीज ध्यान देते चलना. ठीक है, देखो ना आपका कंफ्यूजन कितने जल्दी चेंज हो गया. अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आप बोलते कि नहीं एप्लीकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ये पढ़े होते तो आपका आंसर चेंज हो जाता. देन अब कैसे था ना, ONM के लिए एप्लीकेशन देना है तो कैसे क्या देना है वो तो बताया. बट देन people started having trying to use the loopholes. They had some questions. तो फिर इन्होंने क्या किया, लॉ में हमारे क्लैरिफिकेशंस के लिए कुछ टॉपिक्स डाल दिए, जैसे कि whether a shareholder is eligible to make an application in this section. ये क्वेश्चन आता है. हमने ऊपर क्या पढ़ा, एप्लीकेशन कौन दे सकता है, मेंबर दे सकता है. तो उन्होंने यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन करी. द वर्ड यूज्ड अंडर दिस सेक्शन इज मेंबर एंड नॉट शेयर होल्डर. मतलब जो जो मेंबर है वो हर इंसान एप्लीकेशन दे सकता है. सेकेंड उनका लूपहोल ये था कि पर्सन हु इज मेंशन एज बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ NSDL और CDSL वो दे सकता है क्या. तो खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या ये बेनिफिशियरी कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंबर होता है. हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है, द आंसर इज यस. भले ही CDSL और NSDL उनके रिकॉर्ड्स में होते हैं, लेकिन एक्चुअल ओनर कौन होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं. सो दे आर टर्म्ड एज मेंबर, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं. फिर एक क्वेश्चन आया था कि अगर मैंने पार्टली पेड अप शेयर्स होल्ड किए तो एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या. अगेन उन्होंने उसके बारे में बताया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि क्या ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या. एंड टू योर सरप्राइज यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन बनाते हैं वो, एंड दे आस्क यू अ क्वेश्चन. तो ये जो लूपहोल्स है ना, ये आपको सिर्फ रीड कर कर जाना है कि और यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख देना स्मॉल में एक छोटा सा कि बेनिफिशियरी टिक मार्क, मतलब यस एप्लीकेशन दे सकते हैं, और छोटे से रीजन लिख देना. रीड ओनली दैट पार्ट. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. आपको लिखना प्रोविजंस है जो ऊपर हमने पढ़े सेक्शन 241 से लेकर के. अगेन ये आता है एग्जाम में एज इट इज, कुछ भी टॉपिक पे ऐसे 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है. दिस इज नथिंग बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. रीड कर लेना इसको, ये जो है ना इसको रीड करके जाना, छोड़ मत देना. मूविंग अहेड, हमने एप्लीकेशन दे दी ट्रिब्यूनल को. अब ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिल गई,
उसके बाद सेक्शन 242 में उन्होंने बताया कि ऑन द एप्लीकेशन मेड अंडर 241 ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है, एंड देन द सबसेक्शन फॉलोज, रीड एज यू हैव डन इन द एग्जीक्यूटिव। पूरे सब सेक्शंस दिए हुए, प्रोविजंस दिए हुए, पढ़ते चलो, ठीक है। यहाँ पर आपका ONM कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया ONM के मीनिंग डेफिनेशन करना है, केस लॉस को किस तरीके से करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, वी हैव सीन सम एग्जाम क्वेश्चंस आल्सो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन। अगेन प्रोविजन बेस्ड है, यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली। देखो प्रोविजन ना 56 सबसेक्शन 1 से चालू हो रहा था, ये एग्जाम क्वेश्चन आकर गया है कि क्या पार्टली पेड अप शेयर्स रहे तो आप ट्रांसफर कर सकते हो क्या। छोटे छोटे एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। पनिशमेंट से लेकर क्वेश्चन आया है एग्जाम में। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर एंड अपील अगेंस्ट इट। सिमिलरली प्रोविजन बेस्ड है स्टडी, ओके। ये जो लिमिट ऑफ 60 डेज करके एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स। इसमें एक ना उन्होंने लाइन बोली है कि रेक्टिफिकेशन के अंदर कब रेक्टिफिकेशन होगा, if any name or the name of any person is without sufficient cause entered in the register of members etc etc, the term is used without sufficient cause। तो यहाँ पर लॉ में क्वेश्चन रेज हुआ था कि आप sufficient cause मतलब क्या, तो उन्होंने आपको बताया है, जैसे कि ONM में कैसे बहुत सारे केसेस के थ्रू ONM का मीनिंग बताया, वैसे ही यहाँ पर सिमिलर तरीके से यहाँ भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे एग्जाम में। They are least interested in this sections and provisions because they know that you know this। वो यहाँ पर आपको पूछेंगे एंड देन बोलेंगे कि क्या sufficient cause था, फिर आपको ये कोट करना पड़ेगा यहाँ के फैक्ट्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, डोंट इग्नोर दिस पार्ट। देन so on and so forth, the chapter continues। अब all of a sudden पता नहीं सेक्शन 452 कहाँ से आया, इसके अंदर प्रोविजन दिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया, अगेन इन बिटवीन द लाइंस। सबसे पहले ये जो केस स्टडी दी है ना, इसको एज इट इज जून 20 में उन्होंने दिया। हम क्या एग्जाम्पल्स को छोड़कर जाते हैं एग्जाम में, ये देखो। अ कंपनी सेक्रेटरी वाज अलॉटेड अ कार ड्यूरिंग द टेन्योर, वो रिटायर हो गया इस तारीख को, एंड देन एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ही इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द कार विद इन दिस मंथ। He seeks 1 year to return. Company wants to return the car. What would be your advice to the CS under these circumstances? June 20. Company secretary allot किया था क्वार्टर, कार की जगह क्वार्टर, टाइम पीरियड दे दिया, वो रिटायर हो रहा है, and company wants to vacate as it has to allot it to the new company secretary. What would be your advice? Same question आकर गया है. Understand the importance of examples. अब यहाँ पर मेन प्रोविजन कुछ और ही है, उन्होंने कहाँ से पूछा क्वेश्चन, ये देखो। एक प्रोवाइजो है इसका, प्रोवाइडेड दैट अगर that the imprisonment of the officers the employees shall not be ordered for the wrongful possession or withholding if the court is satisfied that, ये दो चीजें, अगर उसका प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनी ने पे नहीं किया है, तो उसके पास जो चीज का पोजीशन है आप वो ले ही नहीं सकते। दूसरा, कॉम्पेंसेशन और लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर द एक्ट, अगर ये बचा रहा तो भी आप नहीं ले सकते। दिस वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो importance of in between the lines and the provisos also and even the case studies। इस तरह से आपका चैप्टर 2 डिवाइडेड है। सो कैसे पढ़ना है हमने देखा, पार्ट्स में पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर केस लॉस पढ़ना है, केस लॉस के थ्रू कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमने पास्ट ईयर पेपर भी देखा, ठीक है। एंड दिस लाइकवाइज यू हैव टू डू योर चैप्टर 2। कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, वो कैसे पढ़े हम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर RCD। सबसे पहले
इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, तो बाय रूल्स दिए हैं, कहीं पर सेक्शंस दिए हैं, तो ये समझ नहीं आता किसको किसके साथ पढ़े, तो हम उस पर फोकस करेंगे। पूरा प्रोविजन बेस्ड चैप्टर है, वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 37, 34, 35, 36, ये तीनों दिया है अंडर 37, वो बता रहा है, ठीक है ये। फिर आता है आपका क्लास एक्शन सूट सेक्शन 245 अलॉन्ग विथ सम रूल्स। तो पहले क्या किया उन्होंने 245 को एक्सप्लेन किया, फिर दो रूल्स एक्सप्लेन किए। तो ऐसा नहीं, क्लास एक्शन सूट दो लोग दे सकते हैं। सबसे पहले एक तो बाय मेंबर्स हो सकता है, बाय डिपॉजिटर्स हो सकता है। अब रूल्स में पता है क्या मेंशन होता है, आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपके लॉ में मेंशन नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, सेक्शन नंबर 245 सबसेक्शन 3(1) को रूल 84(3) के साथ पढ़ेंगे। ये देखो, ये इधर है 84(3), ये वाला। क्लास एक्शन सूट अगर मेंबर देंगे तो रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जो नंबर है एटलीस्ट 5%, 100, ये जो नंबर्स है इतना होना चाहिए। वैसे ही डिपॉजिटर्स का जो है ना, वो यहाँ पर दिया है रूल 84 सब रूल 4 में दिया हुआ है। तो कैसे पढ़ेंगे हम, इन दोनों को टुगेदर पढ़ना और इन दोनों को एक साथ पढ़ना, ठीक है। सेकेंड, ये समझ में आ गया कि क्लास एक्शन सूट कौन फाइल कर सकता है। लेकिन अब वो बता रहा है अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 245 सबसेक्शन 1 read along with rule 84(1) and 84(2), इस तरह से आपको इन दोनों के साथ पढ़ना है। ये हो गया कैसे पढ़ना है, ये रिपीटेड है, इसे सिर्फ रीड करना। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसका रिक्विजिट नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रिक्वायर्ड है, जो अभी हमने रूल्स के अंदर पढ़ा वही रिपीट हुआ है। जस्ट रीड इट ऐसे ही रिविजन के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका रूल 85, अभी 84 देखा हमने, उसके 4 सब रूल्स देखे, ठीक है। 85 के अंदर वो बोल रहा है कि प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्टिंग द क्लास एक्शन सूट, क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। आपके पास ऑप्ट आउट का प्रोविजन है रूल 86 के अंदर, मतलब मैंने एप्लीकेशन दिया क्लास एक्शन के लिए, आउट ऑफ दैट 100 मेंबर्स मैं एक मेंबर हूँ, लेकिन अब मुझे उसका पार्ट नहीं रहना है, तो क्या मैं ऑप्ट आउट कर सकती हूँ क्या। द आंसर इज इन दिस रूल 86। फिर एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया तो नोटिस पब्लिश किया जाता है। तो नोटिस कब, कैसे, कहाँ, कितने टाइम में पब्लिश करना है, उसकी सारी चीजें रूल 87 में दी हुई है। देन यू हैव टू रीड रूल 87, दिस इज रिपीटेड, ठीक है। अब यहाँ तक के आपके रूल्स हो गए। अब उन्होंने ऊपर ना दो टर्म यूज किया था, मेंबर्स, डिपॉजिटर्स। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, मतलब वहां से भी आएगा, बट देन दिस इज अ ट्रिकी एरिया। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है मेंबर्स कौन, डिपॉजिटर्स कौन। सो पहला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डायरेक्टली, हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, हु आर डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी, जिसकी लीस्ट चांसेस है। सेकंड, एक प्रॉपर केस स्टडी बनाएंगे वो, एंड उसमें ऐसे कुछ लाइन लिख देंगे कि however Mr. X is not a subscriber to the memorandum and he doesn't agree in becoming a member of the company in writing, या he is not the beneficial owner। तो क्या वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर। हाउ यू नो ही इज नॉट अ मेंबर? बिकॉज इट इज इन द डेफिनेशन की डेफिनेशन ऑफ द मेंबर होता है 3 लोग ही मेंबर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए है मेंबर के लिए, उनका वही रिपीटेड दिया है, और यहाँ पर दिया है डिपॉजिटर्स के लिए। तो जब भी क्लास एक्शन सूट का कोई केस आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई केस स्टडी वाला, तो पहले ये चेक करना वो इंसान मेंबर है या डिपॉजिटर है या नहीं। अगर है तो आगे का क्वेश्चन रीड करना और फिर आंसर लिखना। अगर वो सबको समझ आ रहा है ही नहीं तो क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर ही सीधा रहेगा कि इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया मेंबर का डेफिनेशन, मेंबर ये चीजें होनी चाहिए थी। दूसरा, फैक्ट ऑफ द केस, मिस्टर ए आपके जो क्वेश्चन में है वो ये कंप्लाई नहीं कर रहा है, इससे तो मेंबर नहीं है। कंक्लूजन, वो फाइल नहीं कर सकता। So this should be your approach. Okay, so don't ignore this. तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि डेफिनेशंस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आ सकते हैं। देन अब आपने एप्लीकेशन वगैरह दे दी, तो एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है, ठीक है।
अगेंस्ट whom the class action suit can be filed. कौन फाइल कर रहा है? दो लोग. किसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं? वो है ये लोग. Important. Yeah. Then the orders. What factors they consider file considering the application's NCLT point of view. And then these are the provisions. यहाँ तक के हो गए हमारा क्लास एक्शन के सारे प्रोविजंस. देन ये वाला जो पार्ट है ना, इसको रीड करना है और इनमें से अपने आप के लिए पॉइंटर्स बनाने हैं. एग्जाम में आता है. लॉ इन इंडिया ये आकर गया है एग्जाम में. एंड देन ये रीड करना है आपको. रिपीटेड पार्ट है बट एक बार गो थ्रू करना किस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर होगा आपका चैप्टर खत्म. तो हमने इसमें ये डिस्कस किया आपको कैसे चैप्टर को कैसे साथ में पढ़ना है, कौन कौन से रूल्स को टुगेदर. सेकंड, अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वी हैव सीन दैट आल्सो. इट इज अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक चैप्टर, आराम से हो जाएगा. ओके Moving on to the last part of the session, the chapter number 8, crisis management and risk and liability mitigation. अब देखो, this is one of the most boring chapter if asked to a student in entire RCD. It is one of the lengthiest chapter, one of them. Okay. Now, understand one thing. Exam में इस chapter का weightage कितना है? Minimum 8 marks, maximum 12 to 15 marks. दिखा देती हूँ. June 22. Okay. See, this is June 22 question paper. Four-mark question. Directors in his insurance policy. 8 marks का one question. 8 plus 4, 12. June 19 question paper. Difference between both of them, a 4-mark question. Again a 4-mark question. 4 plus 4, 8. Okay. And in rest of the papers also 8 mark questions has been asked. तो एक तो समझो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते, वेटेज बहुत है. अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हमें कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है वो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर ना बहुत पैराग्राफ फॉर्मेट में कंटेंट दिया है इस चैप्टर के अंदर. सो व्हेन यू आर स्टडीइंग अपने लिए पॉइंटर्स बना लो. हर टॉपिक के 8 पॉइंटर्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो 8 मार्क्स के लिए आता ही आता है. ठीक है. ट्राई टू मेक 10 ऑन टू बी ऑन अ सेफर साइड. सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट का मीनिंग है. इस पूरे टॉपिक इस पैराग्राफ में से आपको अपने लिए पॉइंटर्स बनाने हैं. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस दोनों में क्या फर्क है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है. एंड टू योर सरप्राइज जून 19 में इसका क्वेश्चन आकर गया. देखो one second, it is some other question paper. June 20. Okay, I'll get back after checking on. पर ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है. ओके कि क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिस्क एनालिसिस आर डिफरेंट. एक्सप्लेन. तो आपको क्या लिखना था, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में और रिस्क एनालिसिस के बारे में, एंड यू आर डन. नेक्स्ट, ये आप थोड़ा सा रीड करेंगे सिर्फ. टाइप्स ऑफ क्राइसिस इंपॉर्टेंट है. इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 5 टाइप ऑफ क्राइसिस. दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर टाइप को आपको एक्सप्लेन करने बोला जाएगा. एग्जाम क्वेश्चन है ये कि जून 21 में एक्सप्लेन क्राइसिस ऑफ मैलेवोलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड. जून 21. सी द क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स डिसीजंस and
what do you mean by crisis management and elaborate these both. 4 mark question. तो ये और इसमें देखो केस स्टडी आ सकती है कि इस टॉपिक से आ सकती है, आकर गई है। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, इसको उन्होंने यूज किया है क्वेश्चन फॉर्मेट में और पूछा है कि क्या ये क्राइसिस है, विच टाइप ऑफ क्राइसिस दिस इज। तो आपको इस केस ये एग्जाम्पल्स इग्नोर नहीं करना है। देन केस स्टडी दिए क्राइसिस मैनेजमेंट में, क्वेश्चन है क्या ये एग्जाम में आता है। देखो या 8 मार्क क्वेश्चन, पेपर ऑफ जून 22। इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन फ्रेम किया। क्राइसिस मैनेजमेंट अमाउंट्स टू कंट्रोलिंग ऑफ एन अनरूली हॉर्स। अब पता है ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। अनरूली हॉर्स मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल हॉर्स, ठीक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब क्या है कि एक ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना। If not be properly bridled, it carries its rider where he knows. अगर आपने इस हॉर्स को अच्छे से नहीं केयर किया, अच्छे से नहीं रखा, तो उसके ऊपर जो उसका राइडर है वो उसको कहाँ लेके जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। ये इसका मीनिंग है। अब इसको क्राइसिस मैनेजमेंट के टर्म्स में समझते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब आपको एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आपने उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो जो लोग उसको फेस कर रहे हैं उनको नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसका मीनिंग ये था। तो उन्होंने कितना घुमा करके पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होना, डिकोड करने की कोशिश करना कि वो क्या पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट पता है ना हमें क्राइसिस मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड होगा, दैट्स इट। अब देखो आगे, इवन इफ इट इज एन अपॉलजी, भले ही वो एक मिस्टेक हो, इट हैज टू बी केयरफुली क्राफ्टेड, उसे ध्यान से ठीक करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ हेल्प ऑफ एनी टू सुटेबल केसेस। इसका आंसर ये था कि यहां से आप कोई भी 2 केस ले लो और आंसर लिख दो। समझ आया क्या कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो आपको सिर्फ ये केसेस पता होने चाहिए, इस केस में क्या और इंटरेस्टिंग है कि आप अगर पढ़ोगे तो, एंड likewise you don't have to ignore it, okay। अब आगे, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, यहां से खुद के लिए एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में प्रोफेशनल लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है। यहां से भी 5 लाइंस का एक आंसर प्रिपेयर कर लो, 5 पॉइंटर्स। हमको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के जाना है। वेटेज देखो 8 से 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है, ओके। एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। देन ICSI favorite question, difference between general liability insurance versus professional liability insurance। यहाँ पर उन्होंने पहले डिफरेंस दिया है और फिर उन्होंने उसका सिमिलैरिटी दिया है। ये सिमिलैरिटी हो गया, ये ऊपर डिफरेंस हो गया। जून 19 एंड जून 21 दोनों में इसका क्वेश्चन आकर गया है। ये देखो 4 मार्क, डिस्कस दिस वर्सेस दिस। दिस इज जून 21 पेपर, this is June 19 paper, difference between this important। अच्छा, इसमें आप डेफिनेशंस की तरह, इसको एग्जाम में डेफिनेशन की तरह भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ओके। देन प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये ना बहुत पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। इसको रीड करके अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकाल के 10 पॉइंट्स का एक आंसर प्रिपेयर करेंगे और उसी को रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइंस निकालना, लेमैन वर्ड में जो दिया है वो काम का नहीं है हमारे लिए। दूसरा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, such a policy is taken up by following business individuals। The question can be who are the people, or list down the people who take professional indemnity insurance। आपकी लिस्ट इसमें से ये होगी, तो कुछ याद कर लो, 7-8 है ना, इजी है। अगेन क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ पूछने जैसा नहीं है।
Then some are the exclusions from the policy. तो this can be a question. Professional indemnity insurance किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, या एक्सेप्ट, या सॉरी, इस पॉलिसी के एक्सेप्शंस क्या है? So these are the 4 exceptions. DNO, again ICSI's favorite topic. Again पैराग्राफ में दिया है, आपको खुद के लिए पॉइंट्स प्रिपेयर करना है. इसमें उन्होंने कहीं से तो एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया, अलग से भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, प्लीज इग्नोर मत करना. फिर कुछ सेक्शन वाइज दिया है, ये पूरा पढ़ना, आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से उन्होंने टॉपिक को लिंक करके एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के लिए क्यों ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, कि वो कहाँ कहाँ कवर्ड है, कहाँ कहाँ उनको रिस्क है. इस तरह से उन्होंने इसे पूरा फ्रेम किया है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आकर गया है जून 19 में, कि what are the reasons that you should buy these policy. June 19. See, June 19 question paper. Enumerate the reasons to buy the DNO policy. So this is important. Again, very long paragraphs given. देखो, दिखने में इस चैप्टर का कंटेंट पैराग्राफ में दिया है तो सबसे पहले बड़ा लगता है. जब आप खुद रीड करोगे और खुद के लिए पॉइंटर्स बनाना चालू करोगे ना, यू विल रियलाइज हाफ ऑफ द चैप्टर इज इररिलेवेंट. मतलब एक कॉमन चिट चैट फॉर्म में उन्होंने दिया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टॉपिक्स दिए हैं, कंटेंट दिया है. ओके, तो इतना टेंशन नहीं लेना, आप जब रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द DNO लाइबिलिटी इंश्योरेंस. इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जून 19 में आकर गया है. अगेन वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि द DNO पॉलिसी कवर्स हु ऑल ऑफ देम, लिस्ट, उसका कवरेज क्या है, अ क्वेश्चन. अब ये जो केस है, देखो हमने चैप्टर स्टार्टिंग के चैप्टर में देखा था, केस दिया हुआ है, वही केस यहाँ पर भी है, वहां से रीड कर लो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शॉर्टकट में दिया है, पूरा डिटेल में नहीं दिया. ओनली विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कंटेंट दिया है. दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. ओके, डोंट इग्नोर इट, रीड कर कर जाना है. देन फ्रॉम सेबी LODR पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इसको रीड करके जाना है. अगेन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द केसलेट्स ऑन DNO पॉलिसी, एग्जाम में क्वेश्चन आकर गया है इस पर. What are the important things the director should keep in mind? Important. You have to read it. देखा जाए तो the entire chapter is important till now, okay? And even further, बस ये है कि पैराग्राफ्स दिए हैं, पॉइंटर्स बनाओ और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चेक ऑन करो. ये जून 22 में एग्जाम क्वेश्चन आकर गया है. See, DNO policies, even the non-profit organizations may also purchase DNOs for a better protection. Comment, क्या NPOs ले सकती है क्या DNO, उसके बारे में लिखा हुआ है. ओके, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज. बहुत सारे दिए हैं इसमें, जून 20 एंड दिसंबर 21 दोनों में क्वेश्चन आकर गया है. सो ये जो केस स्टडीज दी हुई है, यू हैव टू रीड दिस केस स्टडीज. एग्जाम में इस केस स्टडीज को डायरेक्टली फैक्ट्स पुटअप करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फैक्ट्स दे देंगे और बोलेंगे आपको स्ट्रेटेजीज बताओ रिस्क एनालिसिस के लिए. अब देखो यहाँ से जो टॉपिक चालू हो रहा है ना, पूरा थेरी 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 है. आपका क्या काम है, इग्नोर मत करना, छोड़कर मत जाना, यू विल लूज मार्क्स. पॉइंटर्स बनाओ और कॉमन पॉइंटर्स थोड़े से बनाना. एंड अगर बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारे, तो कोई भी 10 पॉइंटर्स लर्न कर लो. ठीक है, प्योर थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा. अगर आपको स्ट्रेटेजाइज करना है इस चैप्टर को, तो आप क्या कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ 5 इयर्स के. उन 5 इयर्स में से जो जो क्वेश्चंस आकर गए हैं पहले वो पढ़ लो, फिर बैलेंसिंग पार्ट पढ़ना. आप मॉडल क्वेश्चन पेपर
मॉड्यूल के पीछे वाला उसके क्वेश्चंस भी पढ़ोगे, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे। इस तरीके से पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैलेंस पार्ट आप पढ़ोगे। दिस इज द स्ट्रेटजी यू हैव टू यूज इन लेसन नंबर 8। ओके, एंड यस, रिस्क मिटिगेशन अप्रोच एग्जाम क्वेश्चन है, ERM आकर गया है, इग्नोर नहीं करना है इसको भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखो तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, DNO, देन योर जनरल लायबिलिटी, प्रोफेशनल लायबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो, एंड केस स्टडीज में कुछ कुछ केस स्टडीज आकर गई है। सो मेक इट अ पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे पहले, उसके बाद बैलेंसिंग पार्ट। सो टिल हियर we have completed your chapter number 1, 2, 3 and 8. We have seen chapter wise strategy. हमने टॉपिक वाइज देखा, लाइन बाय लाइन, हर एक चैप्टर में कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को, एंड देन we have seen past year question papers simultaneously to assure कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस तरह से आता है। How to study done, from where to study, you have to do it from your notes. Okay, highlight points, then एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर देखो दो चीजें आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, केस स्टडी बेस्ड या केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है जो आने के लिए है RCD में। स्टूडेंट घबराते हैं सेकेंड पॉइंट टॉपिक से, जैसे कि अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जो केस स्टडीज के थ्रू किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको क्वेश्चन तभी क्रैक कर पाओगे जब एक बार आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, एंड ट्रस्ट मी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर पूरे सब्जेक्ट में 50 केसेस दिए तो 50 के 50 पढ़कर नहीं जाने हैं हमको थॉरली, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने हैं। उसके लिए मेरे पास आपके लिए केस लॉ लिस्ट प्रिपेयर की गई। इट कवर्स ऑल द केसेस ऑफ ऑल द 9 चैप्टर्स। हो सकता है शायद ह्यूमन एरर एक दो मिस हो गए हो, चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, आप चैप्टर वाइज मैच करते चलेंगे। कहीं आपको लग रहा है कि केस मिसिंग है तो आप उस केस को वहां पर खुद के लिए लिख लेंगे, जहां पर ये एंड हो रहा है स्पेस में, ठीक है। इसमें केसेस का नाम और उस केस में क्या मेन हुआ था, फैक्ट्स वो दिए गए हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर वन डे बिफोर एग्जाम। अगर आपको खुद के लिए कुछ और कॉलम बनाना है, कुछ लिखना है, आप वो भी कर सकते हो। देखो केसेस कौन कौन से चैप्टर्स में, मैं ये भी बता देती हूँ। 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7 इन्हीं चैप्टर में केस लॉज है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 के केस लॉज, सभी केसेस इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ के जाना है। लेकिन 4, 5 और 7 में बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके लिए हाईलाइट किया है, वो पढ़ना है, बाकी को सिर्फ रीड करना है, अनरीड नहीं रखना है। एंड lesson number 9 is one of the most important chapter from case study point of view, so all the cases thoroughly। और अगर आप देखोगे ना, चैप्टर नंबर 1 में कुछ कुछ केस ऐसे हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, FNH है, एशबरी रेलवे वाला है ना देन ये कुछ तो अभी हमने यही देख लिया, पेल्वे जैसे जेंसन, दिस वन एज वेल। 2-3 बार रीड करोगे ना और आपको एक बार स्टोरी समझ में आ गई केस की, इट विल बी वेरी फन फॉर यू टू रीड इट। सो लाइकवाइज आपको केसेस करना है ना। अच्छा, एक चीज डील कर लेते हैं कि एग्जाम में अगर ना जैसे एक बहुत ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो हम एक डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, वो पूछना सिर्फ छोटा सा टॉपिक चाहते हैं आपको, बट जस्ट टू कंफ्यूज दे आर गिविंग अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ, उसको एक साथ नहीं पढ़ना। पहले एक पार्ट पढ़ोगे, जैसे एक फुल स्टॉप तक एक लाइन पढ़ोगे, उसका मीनिंग डिकोड करोगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं एंड तक मैं भूल जाऊंगा, पेंसिल से वहीं पर लिख देना। देन रीड द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था उसका मीनिंग और नेक्स्ट पार्ट को कनेक्ट करना कि क्या पूछ रहा है, एंड देन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टिल द एंड।
दिस इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला. आपको रियलाइज होगा कि टिल द एंड ऑफ दैट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है समझ आ जाएगा. एंड यू कैन ट्राई इट. आपके पास पास्ट पेपर्स है, आप ये कर देखो ताकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो. You have 15 minutes extra from the coming attempt. One of the best part, okay? तो strategize कर सकते हैं हम, RCT के लिए बहुत beneficial रहेगा वो. So in this way you can do. अच्छा, हम इसका ना एक practical application, ये divide and rule का हम next session में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम. Exam question paper के through ही हम देखेंगे, okay? So coming to how to prepare one day before exam, we'll do it in the next session when we complete all the 9 chapters. For time being, this is all from my side. Thank you so much for joining.